गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग 1857 के विद्रोह को अपने पूर्व के लेक्चर में कंप्लीट किए। उसके बाद अभी स्टूडेंट्स हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय को पढ़ना शुरू किया और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि उन्होंने आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज के साथ साथ उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के और उनके स्वयं के संयुक्त प्रयास से स्टूडेंट्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन दोनों के प्रयासों से हमारे देश में सती प्रथा का अंत हुआ। हमने आपको ये बताया कि सती प्रथा को किस कानून के तहत समाप्त किया गया। साथ ही स्टूडेंट हमने सती प्रथा के इतिहास को भी बताया। हमने आप लोगों को कॉलब्रुक के भी बारे में बताया, जिसमें हमने ये कहा कि कॉलब्रुक एक पुस्तक राइटर थे, बुक राइटर थे, जो कि अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन किए, भारत के अलग अलग ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि वैदिक काल से, अर्थात उन्होंने वैदिक लिटरेचर का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि वैदिक पीरियड से हमारे देश में अर्थात भारत में सती प्रथा अस्तित्व में नहीं था। स्टूडेंट्स, हम राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे पुर्तगालियों के द्वारा भी भारत में एक गोवा नामक जगह है, वहां पे सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। फिर हमने मध्यकालीन इतिहास के कई शासकों के प्रयासों को देखा। हमने एरन अभिलेख का चर्चा सुना, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भानुगुप्त ने सर्वप्रथम प्रयास किया था सती प्रथा को समाप्त करने का। इसी क्रम में स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को ये भी बताएं कि हमारे देश में कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग भी थे, जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया और इसके समर्थन में एक सोसाइटी का गठन किया, साथ ही साथ चंद्रिका नामक पत्रिका का भी संचालन किया। इस सब चीजों को देखने और समझने के लिए स्टूडेंट आप हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। बीच में 2-3 दिन क्लासेस डिस्टर्ब हो गई, रक्षाबंधन का त्योहार भी था और हम थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू आप लोगों को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा रहे थे। उनके बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत प्रणेता भी कहा गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत कहा। ये भी हमने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग से विदेश गए, अर्थात लंदन गए थे ये अकबर द्वितीय की पेंशन का बात करने, और वहीं पे ब्रिस्टल में 1833 में स्टूडेंट इनकी मृत्यु हो जाती। इनके मृत्यु के पश्चात कैसे ब्रह्म समाज विभाजित होता है, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में ही आप लोग को बता दिया है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले लेक्चर में ही हमने ये बताया कि कैसे ब्रह्म समाज में विभाजन होता है, कैसे अलग अलग व्यक्ति, कैसे ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ता है, आदि ब्रह्म समाज, कैसे फिर ये ब्रह्म समाज में एक अखंड भारतीय ब्रह्म समाज का आता है। इन सब चीजों को भी समझने के लिए आप इससे संबंधित हमारा पहला लेक्चर देखिए स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को जो बताने जाती हूँ कि कैसे ब्रह्म समाज के विभाजन के पश्चात केशव चंद्र सेन के प्रयास से भी अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन संगठित हुए। हमने आपको ये बताया स्टूडेंट कि ब्रह्म समाज जो था वो 1833 में उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, अलग अलग खंड में विभाजित हुआ, अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व संभाला। इसी क्रम में ब्रह्म समाज के पहले सचिव, ब्रह्म समाज जब एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो ब्रह्म समाज के पहले महासचिव के रूप में पहले महासचिव इसके कौन थे, तो स्टूडेंट याद रखना होगा ताराचंद्र चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज के ही बीच में हमने आप लोगों को बताया था केशव चंद्र सेन का नाम आता है। केशव चंद्र सेन ने स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है। केशव चंद्र सेन की 2 पत्रिकाएं आप याद रखिएगा, एक है भारत दर्पण और दूसरा सुलभ। भारत दर्पण और दूसरा सुलभ।
मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ईश्वर के सिद्धांत में ब्रह्म समाज का विश्वास था, अर्थात राजा राम मोहन राय जो थे वो एकेश्वरवादी थे और इनके इसी सिद्धांत को आगे इनके स्वयं सेवकों ने बढ़ाया, अर्थात कि जो इनको मानते थे, जो इनको फॉलो करते थे, जैसे केशव चंद्र सेन भी उसमें से एक थे। इन्होंने भी ब्रह्म समाज को क्या किया, आगे बढ़ाया और ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड थे, वो ब्रह्म समाज को संकुचित नहीं रखना चाहते थे केशव चंद्र सेन। इसलिए इन्होंने ब्रह्म समाज के लिए क्या किया कि ब्रह्म समाज को सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया और बोला कि आप सभी आइए, चर्चा करिए, मशवरा करिए। इनका ये ब्रॉड विचारधारा का ही देन था स्टूडेंट्स की अलग अलग जगह में भी ब्रह्म समाज के खंड एस्टेब्लिश्ड हुए अलग अलग नाम से, जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ। उसमें आता है स्टूडेंट पहला वेद समाज। जब ब्रह्म समाज की कमान केशव चंद्र सेन के हाथों में थी, तब केशव चंद्र सेन ने इसके प्रसार को आगे किया था। केशव चंद्र सेन ने क्या किया था कि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने ही कुछ ऐसी गलती कर दी, जैसे इनके प्रयास से एक कानून बना जिसमें बालिकाओं के विवाह की आयु तय की गई, अर्थात 14 वर्ष आयु तय की गई। इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह जब 12 वर्ष की आयु में कर दिया, तो इनके खिलाफ ही ब्रह्म समाज का जो आदि ब्रह्म समाज था उसमें इन्हीं के खिलाफ लोग खड़े हो गए और फिर एक और विखंडन हो। लेकिन केशव चंद्र का जो अतुल्य प्रयास था, केशव चंद्र का जो प्रयास था, उस प्रयास को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी का देन है कि वेद समाज का भी स्थापना हुआ और इसकी स्थापना स्टूडेंट 1864 ईस्वी में हुई और इसके स्थापना मद्रास में हुई और धरालू नायडू संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? धरालू नायडू। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला गया। स्टूडेंट वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया और प्रयास किसका था? केशव चंद्र सेन। प्रयास केशव चंद्र सेन का ही था। 1864 में मद्रास में धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज का संज्ञा दिया गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं आगे बताती हूँ। वेद समाज के बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रार्थना समाज। ये भी ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में होती है। 1867 में मुंबई में होती है। इसके संस्थापक जो रहते हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। इसमें अन्य लोगों का भी स्टूडेंट सहयोग रहता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। जैसे अन्य संस्थापक सदस्य में आप एमजी रनाडे का नाम ले सकते हैं। एमजी रनाडे हैं, आरजी भंडारकर हैं, आरजी भंडारकर है, नारायण चंद्रावकर है, नारायण चंद्रावकर। ये सभी अन्य संस्थापक सदस्य हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टूडेंट एमजी रनाडे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला बात कि एमजी रनाडे, आपको पढ़ने को मिलता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम याद किया जाता है और वो थे।
लेकिन स्टूडेंट यदि आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। साथ ही स्टूडेंट इन्होंने मुंबई में एल्फिस्टन कॉलेज में, मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में काम किया था। साथ ही 1893 ईस्वी में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी ये नियुक्त हुए थे। तो आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अभी के टाइम में हमसे बोला जाता है, हमसे जुड़े लोग बोलते हैं किसी एक स्पेशलाइजेशन की बात करो, लेकिन आप सोचिए कि उस टाइम के लोग कितने वर्सटाइल थे कि वो एल्फिस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक होते हैं, फिर बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी के साथ साथ लॉ का भी ज्ञान था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हुआ करते थे उस टाइम हमारे देश में जितने भी लोग थे। एमजी रनाडे ने सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की। आगे इसको भी पढ़ना है। मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। 1893 में बंबई हाई कोर्ट के जज बने, ये न्यायाधीश नियुक्त हुए 1893 में। साथ ही इनको सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है पश्चिम भारत में। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत इनको पश्चिम भारत में माना जाता है। स्टूडेंट, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है इनको। दो लोगों को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात, जीके गोखले, एमजी रनाडे। दोनों गुरु शिष्य हैं, यह भी आपने देख लिया। केशव चंद्र सेन के सहयोग से इन्होंने प्रार्थना समाज में सुधार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। एमजी रानाडे इसके संस्थापक सदस्य थे, लेकिन जैसे ही केशव चंद्र सेन की बात आती है तो ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज में सुधार करते हैं। प्रार्थना समाज में इन्होंने सुधार किया। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। अब एक चीज यहीं पे मैं आपको नोट करवा देती हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। अर्थात महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे ये। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे और महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कहा जाता है कि जिन्ना मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे। यहीं पे नोट में लिख लीजिएगा कि जिन्ना का सपना था मुस्लिम गोखले बनने का। अब इनका सपना कहाँ तक पूरा हुआ रहेगा ये तो वक्त बताएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को
महादेव गोविंद रनाडे ने ये कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर दो। इन्होंने एमजी रनाडे ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर दो। एमजी रनाडे किससे संबंधित और भी फैक्ट है स्टूडेंट्स, मैं यहीं पे नोट करवाती हूँ। 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके एक सदस्य बाल गंगाधर तिलक भी थे। अब आपको इतिहास में सुनने को मिलता है लाल बाल पाल, इनको गरम दल से जोड़ा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उस टाइम उदारवादियों के घोर विरोधी थे। फिर भी उदारवादियों के द्वारा एस्टेब्लिश्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन के ये सदस्य थे। अब क्वेश्चन पूछता है कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य में कौन कौन थे, और उसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम दे देता है। हम जब ये पढ़ते हैं कि ये सोसाइटी जो थी उदारवादियों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो मन में ये आ जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक इसके मेंबर कैसे हो सकते हैं, और हम गलती कर देंगे। तो इस चीज को आप लोग एकदम टू द पॉइंट याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक भी इस सोसाइटी के सदस्य थे। और हमारे उस टाइम के जो भी लीडर हुआ करते थे, जो भी हमारे मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो उनके विचारों के मतभेद होते थे, बल्कि उनमें मनभेद नहीं था, विचार टकराते थे, वो लोग एक दूसरे से नाराज होते थे, लेकिन रिफॉर्म करने की जब बात होती थी वहां सब साथ होते थे। अब यहाँ 1884 में मैंने बताया कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। 1893 में हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। 1891 में स्टूडेंट इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह पुनर्गठन आयोग की पुनर्विवाह पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। अब जब विधवा विवाह की बात आती है, विधवा पुनर्विवाह की बात आती है, तो प्रोफेसर डीके कर्वे को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे देश के जितने भी प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उनको पढ़िए। तो जैसे ही विधवा पुनर्विवाह की बात आती है, हमें प्रोफेसर डीके कर्वे को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने प्रोफेसर डीके कर्वे इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। स्वयं एक विधवा से शादी भी इन्होंने किया था। और पुणे में इन्होंने विडो होम की स्थापना की। विडो होम की स्थापना इन्होंने पुणे में किया। कब? 1899 में। स्टूडेंट 1899 में इन्होंने विडो होम की स्थापना कहाँ पे किया? पुणे में। और 1816 में प्रोफेसर डीके कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसमें मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, सारा फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा जाएगा और पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। 1899 में विडो होम का इन्होंने स्थापना किया था। और स्वयं इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज को इसलिए बता दिया कि विधवा विवाह पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसने की है? एमजी रनाडे ने किया। अब एमजी रनाडे जो कार्य किए, वो कार्य कितना सराहनीय था, इस चीज के एग्जाम्पल के रूप में आप 1899 में प्रोफेसर डीके कर्वे का प्रयास देखते हैं कि प्रोफेसर डीके कर्वे जो हैं वो क्या करते हैं, 1899 में विडो होम की स्थापना करते हैं पुणे में। स्वयं एक विधवा से ये विवाह भी किए रहते हैं। और यहाँ थोड़ा सा आप मिसप्रिंट हो गया, 1916 कर लीजिएगा। 1916 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
अब एक चीज और बता देते हैं स्टूडेंट कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज पे आधारित आपने वेद समाज देखा, प्रार्थना समाज देखा, ऐसा ही एक और संस्था था जिसका नाम था देव समाज। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं देव समाज के बारे में बताती हूँ। प्रार्थना समाज पे ही आधारित था क्या? तो देव समाज। इसको भी हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1875 में होती है। कहाँ होती है? तो इसकी भी स्थापना मुंबई में होती है स्टूडेंट। किसका प्रयास रहता है? तो इसका प्रयास जो रहता है स्टूडेंट केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित रहता है। सॉरी, देव समाज की स्थापना जो है 1887 और जगह है लाहौर। 1887 है और जगह है लाहौर। संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका भी जो फैक्ट रहता है स्टूडेंट, ब्रह्म समाज से ही ये प्रेरित रहता है। तो ब्रह्म समाज की विचारधारा इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं केशव चंद्र सेन का ही प्रयास था स्टूडेंट। इसकी शिक्षा जो है देव शास्त्र नामक पुस्तक, इससे संबंधित पुस्तक भी लिखी गई, देव शास्त्र नामक पुस्तक में इससे जुड़ी शिक्षा का वर्णन है। तो स्टूडेंट ये ब्रह्म समाज से प्रेरित जितनी भी संस्थाएं थी वो मैंने अभी आप लोग को कंप्लीट करवा दिया। आप इसको नोट डाउन करिए और इसको आप पूर्णतः रिवाइज करिए, क्योंकि ये जितने भी फैक्ट हैं स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में लाइन बाय लाइन पूछे जाएंगे और पिछले कई एग्जामिनेशंस में ये पूछे गए हैं। तो इसमें एक भी फैक्ट छोड़ने वाला नहीं है। ये स्टोरी टाइप आप सुन रहे हैं तो इसको आप क्या करें कि छोड़ के और आगे बढ़ जाए। तो प्रत्येक फैक्ट को याद करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं। स्टूडेंट्स आगे की लेक्चर्स को हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।